सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट को पता है कि हमारा सीक्वेंस वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पता है किसी को? योगिता, मैंने क्या बोला कि जो मैंने ये पढ़ाया है क्वेश्चन में सीक्वेंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय ठीक है, ये है क्वेश्चन है आपका। तो पर्टिकुलर ये देखा जाएगा कि भारतीय विदेश नीति सर्वप्रथम हमके हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है 1932 में उनके द्वारा ही आपका देखा गया था कि 1932 में ही उनके द्वारा ही आपको विदेश नीति का जो प्रचलन है उनके द्वारा किया गया था। और शुरुआत कहाँ से की गई थी? 1932 में किया गया था। अब देखो, जो भारतीय विदेश नीति है इसके बिना पेपर नहीं बन सकता। इसके बिना बोल बोल दो तो आप लोगों को पेपर का क्वेश्चन पेपर दिखेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंड जो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे हैं जिसके उद्देश्य के बारे में बताना है, देखो मुद्दे और उद्देश्य, यानी कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे का वर्णन करें और उद्देश्य क्या, यानी कि भारतीय विदेश नीति को क्यों बनाया गया था, क्यों लागू किया गया था हमारे भारत में, क्यों उसे अपनाया गया था, व्हाई द रीजन बिहाइंड टू फॉरेन फॉरेन पॉलिसी, उसका रीजन क्या है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें आपका देखा जाएगा कि 1932 में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय विदेश नीति को हमारे भारत में लाया गया था। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। मैंने इस क्वेश्चन को पूरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को बता रखा है, अपलोड है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। लेकिन मैं लिटिल बिट इसमें बता देता हूँ। देखो, भारतीय विदेश नीति का जो व्यवस्था है ना, आपका देखा जाता है कि सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1932 में आगे बढ़ाया गया। जिस तरीके से हमारा भारत गुलाम था, हमारे भारत गुलाम होने के कारण आपका देखा जाता है कि गुलामी व्यवस्था में उसका जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल टूट चुका था, वो डेवलपमेंट की स्थिति में नहीं था। तो उसे डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया गया, हमारे देश को ये प्रावधान किया गया कि वो दूसरे देशों के साथ जुड़कर अपना विकास कर सके। वही आपका भारतीय विदेश नीति कहलाता है। इसमें कहा जाए फॉरेन पॉलिसी का मतलब ही क्या है कि भाई हम दूसरे देशों के साथ अपने पॉलिसी को क्यों अपनाते हैं, यानी नीति को क्यों अपनाते हैं, ताकि हम दूसरे देशों के साथ अपना विकास कर सके। इसलिए हम फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हैं। और सर्वप्रथम 1932 के द्वारा ही 1932 में आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय विदेश नीति को हमारे भारत में लाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। अब उसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति को इसलिए भी लाया गया ताकि अपने पहचान बनाई जा सके, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट किया जा सके, विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई जा सके। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये उद्देश्य सारे मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे पूरा अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। आप लोग जाके चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, यही है आपके प्रमुख मुद्दे जिसके अंतर्गत भारतीय विदेश नीति को अपनाया गया था ताकि भारत भी अपना विकास कर सके दूसरे देशों के साथ जुड़ के। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है अब, भारत एनडीए के विदेश नीति नीति में क्या परिवर्तन। ये क्वेश्चन है कि जो एनडीए के जो आपका देखा जाता है कि एनडीए के तहत जो प्रथम विदेश नीति है उसके क्या परिवर्तन हुए।
ठीक है, प्रथम विदेश नीति के क्या परिवर्तन हुए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखा जाता है कि एनडीए सरकार जो कि आपका बोला जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जो देखे जाते हैं एनडीए सरकार के निर्माता माने जाते हैं, एनडीए सरकार के जनक माने जाते हैं। 1996 में वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनकर हमारे भारत में बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बने 13 दिनों के लिए महज। और उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि एनडीए सरकार जो आजकल बीजेपी सरकार के नाम से जाना जाता है, वो पहले एनडीए सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब उसी को ही हम आज बीजेपी सरकार के नाम से जानते हैं। लेकिन एनडीए सरकार और बीजेपी सरकार दोनों एक ही है। पहले उसका जो नामकरण होता था, पहले उसे एनडीए, इट मींस बोल सकते हो कि सिंपलीफाई में बोलो तो आपका एनडीए का मतलब क्या है कि यहाँ पे एन डी ए। ठीक है, ये आपका बीजेपी सरकार जो है ना आज, वो आपका एनडीए सरकार के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1996 में इसका गठन या फिर बोल सकते हो इसका स्वरूप देखा गया था। तो एनडीए सरकार में इसके जो भारत की विदेश नीति के प्रमुख परिवर्तन है, तो एनडीए सरकार में देखा गया कि पूर्णतः आपका देखने को ये मिला कि जो भारत सरकार था ना, भारत सरकार जो एनडीए की सरकार चल रही थी, तो उसमें क्या किया गया, परमाणु परीक्षण की व्यवस्था की गई और आपका बोल सकते हो विदेश नीति को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, अब उसके अंतर्गत ये भी देखने को मिला कि एनडीए सरकार जो भारत के बोल सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो एनडीए सरकार का गठन किया गया था, जिसके तहत हमारे भारत का एक नया प्रमुख व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया, जिसके तहत आपके कुछ पॉइंट्स रखे गए। परमाणु परीक्षण हुआ, भारत की अमेरिका संबंध की व्यवस्था हुई, जो कि आपका देखा जाता है परमाणु परीक्षण की बात किया जाए तो एनडीए सरकार में महत्वपूर्ण रूप से परमाणु परीक्षण को देखा जाता है कि 1998 में, यानी कि सिंपलीफाई में बोलो तो 1998 में आपका देखा जाता है कि परमाणु परीक्षण की व्यवस्था देखने को मिलती है 1998 में। ठीक है, तो ये व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि एनडीए सरकार का परिवर्तन स्वरूप हमारे भारत में विदेश नीति को लागू करने का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था था। अब इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का जो संबंध भी है एनडीए सरकार में काफी परिवर्तनशील रहा है। भारत दिन पर दिन प्रतिदिन अपने बोल सकते हो कि अपने विकास को आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो पाकिस्तान है अपने कश्मीर मुद्दे के रूप में हमारे ऊपर विवाद के रूप में शुरू से ही आता रहा है। ठीक है, उसके तत्पश्चात हमें ये भी देखने को मिला कि जो पाकिस्तान है और तथा अमेरिका है, दोनों का स्वरूप हमारे भारत पर एक बोल सकते हो कि दुखदायी व्यवस्था के रूप में रहा है, क्योंकि दोनों हमारे भारत के क्षेत्रों को लूटना चाहते थे। अमेरिका भी दिन प्रतिदिन बोल सकते हो कि छल कपट या फिर बोल सकते हो कि मतलब बगल में छुरी और जैसे कि बोला जाता ना कि बूमेरांग और बगल में छुरी वाली बात कर रहा है। तो अमेरिका अपनी वर्चस्वता को बनाए रखने के लिए क्या कर रहा था, जो हम परमाणु परीक्षण करने वाले थे अपनी शक्तियों को बढ़ाने वाले थे, अमेरिका क्या कर रहा था, उन शक्तियों को रोकने के लिए परमाणु परीक्षण को हमें खारिज कर रहा था। इसी तहत हमारा देखा गया कि एनडीए की सरकार में अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से हमारे भारत का स्वरूप को तैयार करने का प्रयास किया गया था। क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? तो इसमें बस यही देखने को मिला कि एनडीए की सरकार जो है वो आपका देखा गया कि प्रथम बार जो बना था, अगर मैं लिख दूं इनको, तो एनडीए की सरकार जो है प्रथम बार बना था आपका 1996 में। ठीक है, अब उसके बाद आपका 1998 में बना था, उसके बाद आपका 1999 में एनडीए की सरकार बनी थी। 3 बार सरकार बना, जो अटल बिहारी वाजपेयी इन तीनों रूप में इन्हीं समय में आपके प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी सामने आए। ठीक है, उसके तत्पश्चात एनडीए सरकार में आपका परमाणु परीक्षण किया गया। बोल सकते भारत और अमेरिका का जो संबंध है उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत और पाकिस्तान के संबंध में एनडीए सरकार का महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वरूप देखा जाता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के आने वाले व्यापार व विदेश नीतियों की चुनौतियों का
वर्णन करें। देखो यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन्हें भी अच्छे से कर लेना, जितने भी आज क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, इसके जो भी मतलब कंटेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख लेते हो, तो आपके 70 प्लस मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता 70 प्लस मार्क्स लेने से। इट मींस बस आपके कंटेंट लिखने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। मैंने सब चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है कि कैसे आंसर को लिखना होता है, कैसे आंसर को अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है, सब चीज ए टू जेड मैंने सारी बातें लिखवा रखी है, क्लियर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को करें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो हमारे जो भारत के जो बोल सकते हो कि इसके जो समक्ष आने वाली व्यापार और वो विदेश नीतियों का जो चुनौतियां है ना, पहली बात तो ये है कि भारत की जो वर्चस्वता है, भारत की जो स्थिति है, भारत इस दिन प्रतिदिन अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो पहली बात तो ये है कि इसके समक्ष जो आने वाले, अब यहाँ पे क्या है, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, सबसे बड़ी इसके चुनौती के रूप में देखा जाता है ना चीन और पाकिस्तान। अमेरिका भी एक चुनौती के रूप में देखा जाता है कि जब जब भारत ने परमाणु परीक्षण करना शुरू किया या फिर परमाणु का परीक्षण चाहा कि करूं, उस सिचुएशन में आपका क्या है कि अमेरिका के द्वारा आपका देखा जाता है कि इसका विरोध किया जाता है परमाणु परीक्षण का। तो उस तहत में आपका देखा जाता है कि जिस तरीके से आपका डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री बने थे अमेरिका के, सॉरी राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की व्यवस्था देखी गई, तो उसके तहत भी डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग रचनाओं के माध्यम से या फिर बोल सकते हो अलग अलग कूटनीति तरीके से भारत की जो स्थिति है ना उसको कमजोर करना या फिर विदेश नीति को खारिज करना कि भारत का विकास ना हो सके, इसीलिए उन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी प्रयास किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारा जो भारत का जो वर्चस्वता है या फिर बोल सकते हो कि अलग अलग देशों के साथ भारत की जो भूमिका रही है, जो भारत चाहता था कि अलग अलग देशों के साथ अपने आपको बढ़ाए या फिर विकास करे, जिसके अंतर्गत देखा गया कि जैसे ईरान का जो संबंध है, इराक का संबंध है, सभी देशों का रूस का जो संबंध है, इस तरीके से इन संबंधों के रूप में भी ना अमेरिका क्या है, अमेरिका धीरे 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 शुरू से ही जलता आ रहा है, जलता इट मीन बोल सकते हो कि हमें नफरत की भावना रखता है, दिखने का कुछ और होता कुछ और है, वो आली भात रखता है। तो इसकी जो समक्ष आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियां व्यापार और इसकी जो विदेश नीति के प्रति आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियां है, वो तो एक पहली बात तो अमेरिका है, सीधी बात है, दूसरा आपका पाकिस्तान, तीसरा आपका चीन है, ठीक है। तो इनके जो व्यवस्थाओं के रूप में आप इनका वर्णन करते हुए इनके महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में वर्णन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि भारत की जो चुनौतियां हैं यही तीन देश हैं सबसे बड़ी, कि इन्हें विकसित नहीं करना भारत को लाइक डेट, ऐसा इनकी भावना होती है ना हमेशा से। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो ये क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, आपका देखा जाता है कि नेशन, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपका बोल सकते हो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं आसियान, ठीक है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट, आपका इसका फुल फॉर्म आ जाएगा एशियन एंड उसके बाद नेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ देश शामिल है, जो आपको पर्टिकुलर उन देशों का हम नाम भी जानेंगे कि वो कौन कौन से देश है, इन देशों का मतलब ही क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत के आसियान देशों के संबंधों का चर्चा कीजिए, यानी कि जो आसियान जो देश है ना इनमें जो पार्टिसिपेट यानी कि जो इसमें जो, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट ही क्या था, देखो ये आपका क्वेश्चन है भारत के आसियान देशों के संबंधों की चर्चा कीजिए, तो इसमें जो देश है आपके आसियान जो आपके जो देश है, यानी कि इसका जो इस संगठन का जो गठन किया गया था 1967 में इसका संगठन का गठन हुआ था, इसमें आपका देखा जाता है कि इसमें आपके देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर,
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर, ये आपके एशियान कंट्री के देश है। इसमें जो देश शामिल है ना, उन्होंने अपनी बातों को, अपने एकता को प्रकट करते हुए ये देश बनाया, जिसमें क्या है, सुरक्षा को लेके, सुरक्षा को लेके ड्यू टू सेफ्टी रीजन एंड जो भी आपका देखा जाता है कि वैश्वीकरण के रूप में जो भी अर्थव्यवस्था पर संकट आए, चाहे व्यापारिक रूप में संकट आए या फिर भूमंडलीकरण के रूप में संकट आए, तो उस स्थिति में ये सभी देश एक दूसरे का साथ देकर समर्थन करेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। लाइक जैसे कि हस्ताक्षर के रूप में, कि भाई मैंने अब सिग्नेचर कर दिया कि जब तक ये हम जिंदा रहेंगे हम साथ रहेंगे। इस एंगल में आपका देखा जाता है कि एशियान देशों के साथ इनका संगठन आपका देखने को मिलता है। अब ये जो देश थे ना, इन्होंने अपने ऊपर अपने जो बोल सकते हो कि अपने एकता और जो बोल सकते हो कि भारत के प्रति इन देशों का जो समर्थन है वो महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है। देखा जाता है कि ये जो एशियान देश है जो आपको व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा देता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में या फिर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका गठन किस लिए किया गया था, सुरक्षा व्यवस्था और आपके बोल सकते हो व्यापारिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर प्रायोरिटी देने के लिए, विकास करने के लिए ही आपका देखा जाता है कि एशियान कंट्रीज को स्थापना किया गया था। क्लियर हो गया? हेलो। तो इसमें बस यही है कि जो एशियान जो देश थे, जो आपके बोल सकते हो फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एंड जो आपके बोल सकते हो कि इंडोनेशिया, ये जितने भी देश थे, इनका बस यही मोटिव था कि अपने ऊपर आए आर्थिक संकट का निपटारा किया जाए। उसके लिए इन देशों ने अपने ग्रुप को बनाया और इसे आसियान बोला जाता है, यानी कि एसोसिएशन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म है। क्लियर हो गया? तो अब इसकी जो गठन की गई थी, स्थापना की गई थी, मैंने स्थापना भी बता दिया कि 1966 67 में किया गया था इसकी स्थापना। तो इसके अंतर्गत भारत के संबंध है ना इन सभी देशों के साथ बेहतर पाया जाता है। अब देख सकते हो कि आपका सिंगापुर हो गया, सिंगापुर में अल्फा अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है। भाई क्यों किया जाता है? उन्होंने अपना बोल सकते हो कि अपना ग्रुप बना के रहना ना। अब देखते हो बॉलीवुड में जितने भी बोल सकते हो कि अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, आईफा अवार्ड हो गया, लाइक दैट बोल सकते हो कि जी सिनेमा अवार्ड हो गया, और आपके बोल सकते हो कि फिल्मी अवार्ड हो गया, जितने भी अवार्ड्स हैं वो आपके ज्यादातर सिंगापुर में ऑर्गेनाइज क्यों किए जाते हैं? ऐसा बोला जाता है सिंगापुर डेवलप्ड है। भाई डेवलप्ड तो और भी कंट्री है, डेवलप्ड सिंगापुर सुंदर कंट्री है, मतलब वहां पे बोल सकते हो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर चीज एक बोल सकते हो कि है। तो ये बताओ कि और भी तो कंट्रीज है, जापान भी तो डेवलप्ड है, अब जापान के साथ क्यों ना हम अपना बनाते हैं? क्यों? क्योंकि भाई ने हमने इनके साथ संबंध बना रखा है, हमने एशियान देशों के ग्रुप में जुड़ रखे हैं। इसीलिए हमारा देखा जाता है कि भारत आपका देखा जाता है बड़े पैमाने पे सिंगापुर की व्यवस्थाओं में अपना योगदान देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत और चीन के मध्य जो बोल सकते हो कि चाहे चुनौती मान लो, चाहे आपके बोल सकते हो संवाद, यानी कि बात, संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको भी पता है कि चीन का रवैया हमारे भारत के प्रति कैसा रहा है। शुरू से ही उसकी जो नीति रही है, किस तरीके की छल कपट की नीति रही है, वो हमेशा से इसी व्यवस्था पर राज करते आया है, और छल कपट की भावना को ही आगे बढ़ाने का उसका मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये है कि पहली बात तो ये है कि देखा जाए 1962 में चीन से भारत की लड़ाई हुई थी, आपको पता ही है। जो युद्ध हुआ था चीन और पाकिस्तान, चीन और भारत का, या फिर भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, तो इसमें आपका देखा जाता है कि जो भारत के क्षेत्र को हथियाने का प्रयास किया जाता था, हर बार चीन, और आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है, हमारे क्षेत्रों को कब्जा करने का प्रयास इसके द्वारा आज भी किया जा रहा है। तो इनके जो दोनों के बीच जो संबंध है ना, वो रूखे रूखे से है,
रुके रुके से यानी कि बोल सकते हो टकराव के रूप में है। टकराव के रूप में कैसे है भाई? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा घर है, ये आपका घर है। अब आप मेरे घर को ये हिस्से को लेना चाहोगे तो भाई मैं क्या शांति से दे दूंगा? मैं गांधी जी तो हूं नहीं कि भाई एक थप्पड़ पे मारने के लिए बोला तो दूसरा गाल भी आगे कर लीजिए, अहिंसावादी, ऐसा नहीं है ना। तो इस स्थिति में क्या है कि भाई मैं इनका विरोध करूंगा, भाई दोनों का टकराव की स्थिति पैदा होगी ना, होगी या नहीं होगी? तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपका देखा जाता है कि इन दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समझौते का व्यवस्था भी, कानून या फिर बोल सकते हो कि जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि बोल सकते हो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसके रूप में आपका बोल सकते हो कि आपका देखने को मिलता है कि उसने समझौता करवा रखा है ताकि इन दोनों के बीच विवाद की स्थिति ना पैदा हो या फिर विवाद के रूप में ये अपने आप को ना समाज के रूप में लाए। तो इसी रूप को ध्यान में रखते हुए भारत और चीन के साथ संवाद समझौते का वर्णन करना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने इतना बता दिया, तो आप लोग को पता चल भी क्या होगा। अब इसकी भी बात कर ली जाए, 1962 में आपका बोल सकते हो कि चीन ने किस तरीके से हमारे क्षेत्र को हथियाने का प्रयास किया। तो उस स्थिति में हमारा क्या है, जो स्थितियां जो पैदा हुई है भारत और शुरू से भारत और चीन के जो दोनों बीच के दोनों विवाद रहे हैं, वो आपका देखने को मिलता है कि महत्वपूर्ण रूप से रूखा रूखा सा टकराव कर रहा है। अब इसके बाद आपका 14 वर्ष के बाद देखा जाता है, इससे 14 वर्ष और जोड़ दो तो 1976 के आसपास फिर से एक टकराव की भावना पैदा होती है। अब देखने को मिलता है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध होता है तो उस समय ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठाता है। चीन क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठाता है। क्या कर रहा था पाकिस्तान के साथ वो, मतलब मेल, मतलब बोल सकते हो कि अपना संबंध बेहतर कर रहा था ताकि इसका विरोध किया जा सके, किस देश का, भारत देश का। तो उसके लिए आपका देखा गया कि चीन ने हमेशा से हथकंडे अपनाए हैं ताकि भारत का पूर्णतः विरोध किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसको विकसित अवस्था में नहीं लाया जा सके। इसलिए भारत को हमेशा से चीन ने दबाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब उसके तत्पश्चात ये देखने को मिला कि इन्हीं व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन दोनों देशों के बीच इतना टकराव का भावना ना हो जाए कि वो विश्व स्तर पर देखा जाए विश्व युद्ध की व्यवस्था ना उत्पन्न हो जाए। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा संवाद समझौते का वर्णन किया गया था, या फिर बोल सकते हो संवाद समझौते किए गए ताकि शांतिपूर्ण व्यवस्था दोनों देशों में बरकरार रहे। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो संबंध है वो आपका टकराव ही रहता है। चाहे पाकिस्तान का साथ जितना भी हम क्रिकेट खेल ले या फिर बोल सकते हो व्यापार कर ले, लेकिन आए दिन लड़ाई होती रहती है। आए दिन चीन क्या बोलते हैं, चीन अपने बोल सकते हो कि उत्तरी छोर पे जो हमारा भारत का हिस्सा है उसको हथियाने का प्रयास करता रहता है। तो इस स्थिति में क्या है, भारत और चीन का जो संबंध है बेहतर नहीं पाया जाता। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? आगे क्या है? सिंपल सी बात है ना, सुरक्षा का मतलब तो पता ही होगा कि जब हमारा किसी भी प्रकार के, जब हमारे ऊपर आर्थिक संकट ना मंड रहा है या फिर बोल सकते हो कि आतंकवादी संकट ना मंड रहा है, या फिर किसी प्रकार का हम अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें, चाहे वो मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से। ठीक है, तो वो आपका सुरक्षा कहलाता है। आज बात कर लीजिए सुरक्षा के रूप में, हर एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से उसके अर्थव्यवस्था के हिस्से को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, अपने आर्थिक संकट को, अपने बोल सकते हो अपने शक्तियों को मजबूत करने के लिए वो सबसे ज्यादा आपका देखो वेपन्स पे इस्तेमाल कर रहा है। चीन को देख लो, आपका पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान इतने कर्जे में है लेकिन आए दिन वेपन 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 खरीदते रहा है और अपनी आर्थिक कमजोरी को आगे बढ़ा रहा है। तो ये है कि अब क्या है, सुरक्षा, यानी कि जैसे जैसे देश के लोग डेवलप्ड हुए, विकसित हुए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या किया, उन्होंने विकास करने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ उस पर कोई खतरा ना मंडराए, इसीलिए सभी देशों ने अपने सुरक्षा के लिए क्या किया भाई, वेपन्स, हथियारों, परमाणु हथियारों पर ध्यान देने लगे कि अगर परमाणु हथियार हमारे ऊपर आएगा तो हमारे हमें चूक की आवाज कोई देश हमें निकाल नहीं सकता। भारत
भारत जब परमाणु परीक्षण कर रहा था तो अमेरिका क्यों विरोध कर रहा था? यही कारण था ना कि उसे शक्तिशाली होने से शक्तिशाली होने से रोका जा सके। तो इसीलिए सभी देश अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने अलग अलग जो बोल सकते हो हथियारों का उत्पादन कर रहा है, हथियारों को वो बोल सकते हो कि बना रहा है, तैयार कर रहा है, ताकि उसकी सुरक्षा ज्यों की त्यों बरकरार रह सके। अब निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? भाई निर्धारण यानी कि सुरक्षा का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ, सुरक्षा का निर्धारण कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं अपने आप को सेफ कैसे रख सकता हूँ, उसके बारे में बताना भाई। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, सैनिक व्यवस्था को मजबूत कर देना, आपकी बोल सकते हो हथियारों की तरफ भागना, ये आपकी सुरक्षा का निर्धारण कहलाता है। ठीक है। आतंकवादी व्यवस्था के रूप में समझौते करना, यानी कि आतंकवाद को रोकने के लिए समझौता करना, दूसरे देशों के साथ मित्रता रखना, ये हमारी सुरक्षा है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे एक ही स्टूडेंट क्लास क्लास ले रहा है क्या? क्लियर हुआ सभी को? ओके। तो देखो योग्यता को लेके चलोगे तो उन्होंने पढ़ रखा होगा अपना, ठीक है, तैयारी कर रखा होगा, आप अपना लेके चलो ना। मैं तो यही बोलता हूँ, जो यस सर बोलने वाले हैं वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, वो नहीं टिकने वाले, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन आप अपना भी लेके चलो ना कि भाई अपने स्टैंडर्ड को देख के कि हाँ भाई क्लियर हुआ तभी तो बोलो। चलो आगे बोलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और मध्य एशिया के बीच। देखो पहली बात तो यह है कि भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों का वर्णन करना है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसमें क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता भी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, A to Z जितने भी है वो सब चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसे माइंडेड माइंडेड करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि मध्य एशिया, भारत और मध्य एशिया यानी कि मध्य एशिया यानी कि जो एशिया के कुछ देश हैं जो मध्य में रह रहे हैं, लाइक दैट की ये मान लो एशिया, एक एग्जांपल के तौर पे ये मान लो एशिया के क्षेत्र हो गए। अब मध्य एशिया का मतलब क्या है कि एशिया के जो बीच वाले जो सेंटर के जो देश है ना, उनके साथ भारत के संबंध कैसे वो बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट? तो भाई मध्य एशिया में क्या है भाई, कौन कौन देश आता है? आपका चीन आ जाता है, आपका बोल सकते हो रूस आ जाता है, ठीक है, यही सब देश आएंगे ना। और कौन आएगा? और कोई भी देश आएगा? बताओ। अरे पाकिस्तान भी तो है मध्य एशिया में, और कौन देश नहीं है क्या? पाकिस्तान है ना। तो इनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं उसके बारे में बताना है। तो पहली बात तो ये है कि देखो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध कैसे है भारत के। और ठीक है, अपना बोल सकते हो फिलीपींस भी हो ही गया, फिलीपींस हो गया, आपका बोल सकते हो कि आपका श्रीलंका हो गया, या फिर अफगानिस्तान भी आएगा। ये सारे जो देश, ये सारे जितने भी देश है, चाहे पड़ोसी देश बोल लो चाहे मध्य एशिया बोल लो, दोनों मतलब एक ही है, पड़ोसी देश भी आपके मध्य एशिया में ही आ जाएंगे। तो भारत उनके साथ कैसा संबंध बना रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, कैसा भी है आपका पाकिस्तान, मारो गोली, लेकिन यार कि भारत फिर भी उसके साथ अपना नम्रता रखता है। नम्रता यानी कि नम्रता यानी कि वो सबको प्यार की भावना रखता है, या फिर बोल सकते हो उनके साथ आगे बढ़ने का भी व्यवस्था रखता है। तो उसी व्यवस्था में देखा जाता है कि मध्य एशिया के बीच अगर बात कर लेते हैं भारत की स्थिति, तो वो शुरू से अंत तक भारत जो है ना, मध्य एशिया के देशों के साथ अपना विकास महत्वपूर्ण रूप से करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसे पता है भाई, जितने भी मध्य एशिया में जो क्षेत्र हैं वो सारे मेरे पड़ोसी देश हैं। अगर पड़ोसी देश के साथ अगर मैं चलूंगा तो मेरा विकास महत्वपूर्ण रूप से देखा जाएगा। अब मान लो कि एक मेरे भाई, सॉरी एग्जांपल में मेरी बोल सकते हो कि मेरे भाई, अगर मेरे को कभी एक्सीडेंट हो गया है कहीं बाहर,
कि ये बताओ कि मेरा भाई अगर कहीं दूसरी जगह पर रह के वर्क कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है, तो वो लग रहा है कि वो मेरे से पहले, मतलब मेरे पड़ोसियों से पहले वो आएगा? नहीं आ सकता ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं, मतलब चांसेस ना के बराबर होता है, ना के बराबर है ही नहीं। पहली बात तो ये है ही नहीं। आपके क्या है, आसपास के पड़ोस आएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या है कि हमारा जो भारत है ना, शुरू से यही रवैया रखता आया है कि जो पड़ोसी देशों को साथ में लेके चलना, साथ में विकास करना। ठीक है। तो उसी व्यवस्था में हमारा देखा जाता है कि भारत के जो मध्य एशिया देश हैं, कुछ देशों के साथ भारत का संबंध बहुत अच्छा पाया जाता है, कुछ देशों के साथ थोड़ा बहुत ऐसा टकराव की स्थिति पाई जाती है, जिसमें आपका चीन भी हो गया, पाकिस्तान भी होगा, अफगानिस्तान भी हो गया। ये आपके मध्य एशिया के बोल सकते हो टकराव वाले देश है, जो भारत में आतंकवादी व्यवस्था को या फिर घुसपैठ की व्यवस्था को रखने वाले भावनाओं के प्रति भारत शुरू से विरोधी भाषा में रखा है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्लियर हो गया? क्लियर है? हेलो? योगिता आप बताते रहना, अब मैं इनसे पूछूंगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख, ये आपका क्वेश्चन है, भारत के विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत के विदेश नीति है, उन पे किस लिए भारत की विदेश नीति को कायम किया गया था। पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्षता व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। आर्थिक मजबूत कर आर्थिक मजबूती किया जा सके, यानी कि आर्थिक रूप में मजबूत किया जा सके। ठीक है। आतंकवाद की मतलब समाप्ति की जा सके। ठीक है। अब उसके बाद आपका बोल सकते हो कि पूंजीवाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है। विश्व में शांति बरकरार रख सके। ठीक है। उपनिवेशवाद की व्यवस्था को स्थापना कर सके। क्लियर है? अब उसके बाद फिर एक अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व के सभी देशों के साथ अपना व्यापारिक तथा अपना बोल सकते हो वर्चस्वता को स्थापना दे सके। ये आपके भारत के विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत भारत ने विदेश नीति करने के लिए यही सिद्धांतों का रूप देखा, और इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से भारत है विदेश नीति को अपने देश में लाने का प्रयास किया गया था, जो कि सर्वप्रथम 1992 में आपके जवाहरलाल नेहरू, सॉरी 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका देखा जाता है कि भारत में विदेश नीति की स्थापना की जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या, पहला पॉइंट क्या था? गुटनिरपेक्षता की ओर बढ़ावा देना, सभी देशों को गुटनिरपेक्षता की तरफ बढ़ावा करना। ठीक है। अब उसके बाद आपका देखा जाता है विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना। ठीक है। विश्व स्तर पर शांति बरकरार रखना, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, विश्व स्तर पर आतंकवाद को समाप्त कर देना। ठीक है। ये आपका पांचवा पॉइंट। अब उसके बाद आपका देखने को मिलता है कि उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ना। ठीक है। छठा पॉइंट आपका देखा जाता है विकास स्तर की बढ़ावा देना, विकास स्तर की बढ़ावा देना। ये आपका सातवां पॉइंट है। तो इस तरीके से करके आप इन सभी सिद्धांतों की व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, कि इनके माध्यम से हम अपने विदेश नीतियों को भारत में लाए हैं। ये आपके पॉइंट है। क्लियर हो गया सभी को? ये आपका क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कौन कौन से सिद्धांत हैं भाई कि जिसके कारण भारत की विदेश नीति को हमारे भारत में लाया गया था? तो इसके पॉइंट आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोड है। हर एक आंसर को मैंने क्लेरिफाई कर रखा, हर एक टॉपिक को, हर एक जो सब हेडिंग है, इनको एक्सप्लेन कर रखा है। मैं बस यहाँ पे ये बताऊंगा कि कौन कौन से सब हेडिंग है। गुट निरपेक्षता को बढ़ावा देना, आर्थिक व्यवस्था में मजबूती करना। ठीक है। और आपका बोल सकते हैं विश्व स्तर पर शांति। डियर मैं पूरा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, और आपका देखा जाएगा ये मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, वीडियो पे, अपने चैनल के वीडियो में अपलोड कर रखा है ये क्वेश्चन पूरा। उसमें एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि गुटनिरपेक्षता के रूप में क्या है, आर्थिक व्यवस्था में मजबूती, सब चीज एक्सप्लेन कर रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है?
ये क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 और 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन है, यानी कि भारत की विदेश नीति के निर्माण में जो शामिल जो संस्था है, संस्था जो आप देख सकते हो कि हमारी जो सोसाइटी है, अलग जो लोग बोल सकते हो स्टेप है, तो वो कौन कौन से स्टेप है जिसके कारण भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है, किस तरह से आपका भारत की विदेश नीति को लागू किया जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो इसमें आपका देखा जाता है कि पहला पॉइंट आ जाता है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्रालय के द्वारा ही आपका देखा जाता है कि विदेश नीति को आगे बढ़ाया जाता है, या फिर उसकी ही स्वरूप में आपका देखा जाता है कि विदेश मंत्रालय के रूप में ही आपका देखा जाता है कि विदेश नीति को लाया जाता है। और वो विदेश नीति ही, विदेश मंत्रालय ही विदेश नीति को फिर आगे बढ़ाता है। अगर विदेश मंत्रालय अगर खारिज कर देता है, मनाही कर देता है, तो विदेश नीति को नहीं लाया जा सकता, या फिर नहीं हमारे समाज में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है, विदेश मंत्रालय के बाद आपका बोला जाता है कि अगला स्टेप आता है प्रधानमंत्री कार्यालय। यानी कि प्रधानमंत्री के जो कार्यालय है, यानी कि बोल सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री का व्यवस्था होता है, वहां पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो विदेश नीति विदेश मंत्रालय के द्वारा आगे बढ़ाया गया है, अगर विदेश मंत्रालय जो है विदेश नीति को आगे है, वो क्या करता है आपका देखा है, प्रधानमंत्री मंत्रालय को देता है, उसके बाद सुरक्षा परिषद को देखा जाता है, उसके बाद आपका देखा जाता है कैबिनेट मंत्री देखा जाता है, उसके बाद संसद देखा जाता है, संसद सदस्य का देखने के बाद उसके बाद फिर से विदेश मंत्रालय के पास यहाँ पर रोल आ जाता है, फिर वही कानून व्यवस्था का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट है जिसके तहत विदेश नीति को निर्माण करने के लिए प्रावधान इन सभी पॉइंट्सों के अनुसार गुजरना पड़ता है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें क्या कि आरंभिक चरणों में सोवियत संघ व भारत के संबंधों का वर्णन करें। योगिता आप रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो आरंभिक चरणों की बात कर लीजिए, लिसन, आरंभिक चरणों की बात कर लीजिए, तो भारत जो था सोवियत संघ के साथ जिस तरीके से संबंध रखता था उसके बारे में बताना है। तो पहली बात तो ये है कि जब यहाँ पर दोनों देशों का जो एक दूसरे के सामने आमना सामना हुआ था, तो बहुत ही एक मतलब एक ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से मतलब कह सकते हो कि ये भिन्न होना चाहते थे, यानी कि अलग अलग रहना चाहते थे। आपका देखा जाता है कि आरंभिक चरण की बात की जाए, तो राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था के कारण आपका देखने को मिला कि सोवियत संघ भारत की अर्थव्यवस्था से प्रति रुझाव नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत उस टाइम क्या हुआ था भाई, आजाद हुआ था। भारत आजाद कब हुआ था? 1945 में आपका देखा जाता है कि भारत स्वतंत्र हुआ था। 1945 में भारत स्वतंत्र हुआ था। अब 1945 में भारत स्वतंत्र होने के कारण क्या है, सोवियत संघ के एक मन में ये था कि भारत तो एक गुलाम देश है, अगर मैं इसके साथ संबंध बनाऊंगा तो भाई मेरा क्या फायदा होगा। अब इसी स्थिति में भारत सोवियत संघ क्या है, पीछे हट रहा था। सोवियत संघ क्या कर रहा था, पीछे हट रहा था कि भाई मैं तो भारत के साथ नीति नहीं बनाने वाला। क्यों? क्योंकि भाई तो ये गुलाम रह चुका है, गुलाम रह चुका, तो ये भाई अपना अपने आप का बोल सकते तो दिवालिया इसका निकल गया होगा, ये तो अपने आप को लुटवा चुका होगा, तो भाई मैं अपने आप को कैसे इसके साथ बेहतर कर पाऊंगा। तो सोवियत संघ इस कारण से भारत को साथ संबंध कहना बनाना नहीं कर रहा था, बना नहीं रहा था। ठीक है, अब भारत क्या कर रहा था भाई,
कि ये एक अनजान देश था, अनजान देश था, बोल सकते हो एक महाशक्ति के रूप में था। अब ये कब की स्थिति बात है, आपका देखने को मिलेगा कि 1971 हो गया या फिर 1961 हो गया, इस तरह की स्थिति में आपका देखा जाता है कि सोवियत संघ की स्थिति क्या थी भाई। उस समय शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण आपका देखा गया कि गुट के रूप में जाना जाता है या फिर एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है सोवियत संघ को। ठीक है, अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि भारत ने सोचा कि यार नहीं यार, ये तो शक्तिशाली देश है, मेरे को लूट लेगा, क्योंकि मैं अब आजाद हो गया हूँ, अब मैं दोबारा गुलाम नहीं होना चाहता। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि भारत भी पीछे हट रहा था, दोनों के पास रीजन थे हटने के। अब इसके बाद क्या हुआ, घटना घटित ऐसे हुआ कि जिस तरीके से अमेरिका पूंजीवाद को लेकर चल रहा था, लेकिन भारत क्या गुट निरपेक्षता की नीति को चल रहा था। तो ये इसने सोचा, सोवियत संघ ने सोचा कि भारत को अगर अमेरिका के साथ रहना होता तो ये गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाता, पूंजीवाद को अपना लेता। यानी कि इसने अब क्या सोचा कि इट मीन्स कि भारत के साथ हम अपना रहकर विश्वास मत प्राप्त करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। अब क्या किया कि इसने सोवियत संघ का मेन मोटिव दिया क्या था कि भाई ये भारत पूंजीवाद को नहीं मान रहा, इट मीन्स कि अब मैं क्या है इसको अपनाकर पूंजीवाद के खिलाफ कर लूंगा। पहले इसका रवैया ये था। ठीक है, धीरे 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 में दोनों में दोनों के संबंध में है आपका देखने को मिला कि परिवर्तन होने लगा। तो उसी के चरणों की व्याख्या करनी है। स्टार्टिंग का मैंने कर दिया लिटिल बिट, अब उसके बाद आप लोग समझ गए। क्लियर है, चले अपने पॉइंट्स पे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, भारत और लैटिन अमेरिका के संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो सीधी सीधी बात यह है कि लैटिन अमेरिका क्या है अपनी शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा था भाई, वो भारत को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। सीधी सीधी बात अगर सिंपली लैंग्वेज में बोलो तो अमेरिका की व्यवस्थाओं पर लैटिन अमेरिका चल रहा था। लैटिन अमेरिका आपको भी पता है कि अमेरिका के रूप में ही आपके आसपास का क्षेत्र माना जाता है। इसके अंतर्गत देखा गया कि भारत को है ना ये भी तबाह करना चाहता था, ये भी इसे लूटना चाहता था, भारत की शक्तियों के रूप में वो सब तो दबाना चाहता था। तो लैटिन अमेरिका और भारत के जो संबंध है ना वो ज्यादा खास नहीं माने गए। ठीक है, और इन दोनों के बीच थोड़ा टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। क्यों, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से पूंजीवाद को लेके चला था और अमेरिका ने भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को चला, तो उस कारण से अमेरिका जो लैटिन अमेरिका है ना भारत के प्रति थोड़ा विरोधाभास अपना रवैया रखा, विरोधाभास यानी कि विरोध करते हुए रवैया रखा। और उसके बाद देखा गया कि भारत जो है लैटिन अमेरिका का जो संबंध है बेहतर ना होने के कारण इनकी जो स्थितियां है टकराव पूर्ण रहा है, या फिर बोल सकते हो कि विवाद रहा और टकराव की स्थिति रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि इसमें आप भी इसी के अंतर्गत एक्सप्लेन करेंगे। ओके एवरीवन, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तीनों का मतलब एक ही होगा, तीनों का स्वरूप एक ही है डियर। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, भारत, क्या क्वेश्चन, भारत और, पहली बात तो यह है कि भारत और अमेरिका के मध्य परमाणु संबंधों की व्याख्या। तो ये बात आपको भी पता है, जो कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बता दिया, तो इसमें ज्यादा मैं वो बोलूंगा नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है।
ठीक है, अभी क्वेश्चन भी हमारे पास अभी 10 क्वेश्चन है, तो उन 10 क्वेश्चन को भी कवर करना जरूरी है। देखो भारत और परमाणु, अमेरिका, सीधी सीधी बात यह है ना कि हर एक परमाणु, जब हमारा परीक्षण चल रहा था, चाहे पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ, चाहे आपका पोखरण पोखरण परमाणु परीक्षण द्वितीय हुआ या तृतीय हुआ, तो हर एक समय जिस तरीके से इंदिरा गांधी के रूप में उसने क्या किया है, बोल सकते हो इंदिरा गांधी के समय में भी उसने आपका बोल सकते हो कि परमाणु परीक्षण को स्थगित किया, रोकने का प्रयास किया। तो परमाणु परीक्षण के संबंध में ना भारत और अमेरिका का जो संबंध है ना, भाई साहब बिल्कुल ही ऐसा लगा जैसे दुश्मन हो, दोनों टकराव। अमेरिका चाहता था कि भाई परमाणु परीक्षण ना करे, परमाणु देश के रूप में हमारे भारत ना विश्व पर प्रचलित हो या फिर अपने आप को फेमस करे। तो वो क्या कर रहा था भाई, अमेरिका परमाणु हथियार या फिर परमाणु परीक्षण जो करने वाला था भारत, उसको रोकने का प्रयास कर रहा था। तो इसके संबंध है, अगर रोकने का प्रयास कर रहा था तो क्या लग रहा है कि इन दोनों के संबंध बेहतर पाए जाएंगे? कॉमन सी बात है ना, टकराव की स्थिति पाई जाएगी। तो परमाणु परीक्षण में हमें यही बताना है कि जब जब भारत ने परमाणु परीक्षण करने का प्रयास किया है, अमेरिका के जो बोल सकते हो कि जो हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत को ही लूट रहे हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि अमेरिका को ये सूचना पहुंचा दिया जाता था। अब वो सूचना पहुंचाने के कारण क्या देखा जाता था कि अमेरिका क्या है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परमाणु परीक्षण को रोकने का या फिर बोल सकते हो कि उसे स्थगित करने का प्रयास करता था। ठीक है, तो ये आपके संबंध बेहतर नहीं पाया जाता, टकराव के रूप में देखा गया था इन दोनों के संबंध। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था भारत को, तो यहाँ पे क्या है ना कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद अमेरिका ने थोड़ा रवैया यहाँ पे ठीक रखा था। तो बात कर ली जाए इसके रवैये की, तो अमेरिका ने यहाँ पे रवैया अपना ठीक रखा, बिहेवियर जिसे बोलते हैं, रवैया का मतलब बिहेवियर होता है। उस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब पाकिस्तान और चीन का जो युद्ध हुआ था, पहली बात तो कि चीन की बात कर लेते हैं, 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। तो अमेरिका ने उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। ठीक है, तो सपोर्ट करने के बाद जैसे आपका देखने को मिला कि जिस तरीके से फिर उसके बाद क्या हुआ, एक पॉइंट और आया। पहला पॉइंट क्या था कि भारत और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, अमेरिका ने भारत को सपोर्ट किया था, सैनिक व्यवस्था के रूप में सपोर्ट किया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरा पॉइंट एक और आया कि जब भुखमरी की स्थिति पैदा हुई थी ना, यानी कि अकाल पड़ा था, ठीक है, सूखा पड़ा था, तो अनाजों क्या व्यवस्था है ना उत्पन्न नहीं हुआ, ज्यादा फसल वगैरह नहीं हुए। तो उस समय भुखमरी की स्थिति, अनाजों की कमी हो जाने के कारण भुखमरी हो गई थी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी ना अमेरिका क्या है ना उसे सपोर्ट किया। लगभग $2 बिलियन गेहूं के अनाज को आपका बोल सकते हो कि 370 के आसपास जो बोल सकते हो कि गेहूं का एक क्वालिटी आता है 371 या फिर 370, उसके रूप में, उस क्वालिटी के रूप में आपका गेहूं प्रदान किया था भारत को अमेरिका ने। तो ये देखा जाता है स्वतंत्रता के बाद जो अमेरिका का जो संबंध है ना, वो बहुत अच्छा पाया गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इसके संबंधों में थोड़ा परिवर्तन भी आया था, इसी समय आया। पहले तो हमें अच्छे बताना है ना कि जो हमारा अच्छा टाइम पीरियड चल रहा था। अब क्या इसके संबंध में थोड़ा बदलाव आया कि अमेरिका ने जिस तरीके से पूंजीवाद को ले रखा था, अब गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने अपना ली। अब इस बात को अमेरिका को थोड़ा खलखुंदी सी मच गई कि भाई मैं तेरा इतना सपोर्ट कर रहा हूँ और तू मेरे मतलब मेरे नीति को नहीं चल रहा, मेरी नीति पे नहीं चल रहा तू। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि अमेरिका इस मतलब घूट पी के रह गया, यानी कि ये बोल सकते हो कि जहर का घूट पी के रह गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने कुछ नहीं बोला, मतलब कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद एक समय आया कि भारत क्या कर रहा था, परमाणु परीक्षण के रूप में आगे बढ़ा। फिर उसके बाद अमेरिका यहाँ पे टांग आया कि उसे रोक रहा था, ये एक महाशक्ति के रूप में हो जाएगा, मेरे बराबर हो जाएगा, इसके पास भी परमाणु हथियार हो जाएंगे, मेरे पास तो है ही, अब इसके पास भी हो जाएंगे, तो ये भी दबके नहीं रहेगा। अब उस सिचुएशन में क्या होता था कि अमेरिका ने अपने रूप को पूरी तरह से बदल दिया।
ये था इसके साथ साथ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट मतलब दी एंड में आप लोग अपने टॉपिक्स को रखे रहना, दी एंड में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति या कारण की व्याख्या करें। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये है कि सीमाओं का विवाद, सीधी सीधी बात है। इसका क्वेश्चन क्या है कि पहला ही पॉइंट आ जाएगा सीमाओं का विवाद। यानी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, सीमा पर अपना अपना कब्जा दिखाने के लिए भारत के सीमा पर ही कब्जा कर रहा है, जिसके कारण सीमाओं का विवाद है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्षेत्रीय विवाद। क्षेत्रीय विवाद देखो, सीमाओं और क्षेत्रीय में दोनों में फर्क होता है। ठीक है। तो क्षेत्रीय विवाद जो कि अपने क्षेत्र को हथियाना चाहता है। सीमा अलग है लेकिन क्षेत्र अलग है। सीमा एक छोटे रूप में देखा जाता है लेकिन क्षेत्र एक पूरा उसमें अराउंड कर देता है। तो ये आपका क्षेत्रीय विवाद जो कि कश्मीर के रूप में देखा जाता है। कश्मीर मुद्दा हो गया, आपका बहुत सा सीमाओं का विवाद हो गया, कश्मीर मुद्दा हो गया, फिर आतंकवादी व्यवस्था हो गया। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण इन दोनों के बीच ना युद्ध की स्थिति शुरू से बनती आ रही है भाई। शुरू से ही पाकिस्तान और भारत का जो संबंध है ना, युद्ध की स्थिति इन्हीं कारणों से बनता आ रहा है। जिस जिस तरीके से आपका देखा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान को अलग मांग करते हुए, फिर उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा देखा गया कि कश्मीर के क्षेत्रों पर हमला करते हुए रात्रि के समय, उसके बाद देखा जाता है कि यूएनए, लिटिल बिट म्यूट हो जाइए। यूएन के द्वारा जिस तरीके से क्या किया गया कि उसने बोला कि अनाउंस कर दिया कि जो जहाँ पे खड़ा है वहीं पे उसका क्षेत्र हो जाएगा। तो उसी तरीके से शुरू से ही पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर विवाद करते आया है। तो युद्ध, ये युद्ध के आपके कारण बन रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के जो प्रभाव, संबंधों के प्रभाव है उसके बारे में बताना है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, पर्टिकुलर ये देखा जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं शीत युद्ध के बीच बाद जो भारत और अमेरिका के बीच संबंध है उसके कैसे रिलेटिव्स है, यानी क्या क्या आपके देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि शीत युद्ध के बाद जो आपका शीत युद्ध है 1991 में समाप्त हो गया। ठीक है। 1991 में आपका सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो इनके जो संबंध है अब धीरे धीरे क्या हुआ, लिटिल बिट अच्छा पाया गया। अच्छा भी नहीं बोल सकते, बेटर भी नहीं बोल सकते, परफेक्ट भी नहीं बोल सकते, अगर बोल सकते मीडियम बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है कि अलग अलग नीति व्यवस्था का निर्माण किया गया। अलग अलग देशों के साथ जिस तरीके से वैश्वीकरण के रूप में आगे बढ़ा गया, पूंजीवाद को धीरे धीरे भारत ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि शीत युद्ध के बाद देखा गया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, साम्यवाद का टूट कर दिखाया गया। तो भाई सभी देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब देखा गया कि भारत भी अपना पूंजीवाद की तरफ थोड़ा बहुत रुझाव रखा। रुझाव रखने के कारण शीत युद्ध के साथ आपका देखा जाता है कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो थोड़ा पोलाइट एंगल हो गया। पोलाइट यानी कि बोल सकते हो नम्र एंगल हो गया। तो उसके कारण जो हमारे संबंध है भारत और अमेरिका का, अब धीरे धीरे शिक्षित व्यवस्था के रूप में, और बोल सकते हो कि यहाँ पे भारत भी अपना विकास धीरे धीरे कर रहा था। तो उस सिचुएशन में आपका देखा कि अमेरिका ने देखा कि ये अब दबकर नहीं रह सकता कंट्री, ये अब दब के नहीं रहा जा सकता, या फिर दबा के नहीं रखा जा सकता भारत को। तो फिर भारत से भी अमेरिका ने जो भी बोल सकते हो कि जो हमारे बोल सकते हो कि जो कच्चे माल हैं उनको निर्यात रूप में करने के लिए
बोला गया कि आयात करने के लिए उसके कारण ध्यान में रखते हुए भारत के साथ अमेरिका ने भी संबंधों की व्याख्या बड़े पैमाने पे धीरे धीरे सुधार लिया था। क्लियर है? क्योंकि देखा जाए कच्चे माल के रूप में हर एक क्षेत्र में भारत को ही जाना जाता था ना पूरे विश्व के देशों पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन है? रणनीति के अनुसार श्रीलंका के महत्व को रेखांकित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। रणनीति के अनुसार, रणनीति दृष्टि के अनुसार आपका देखा जाता है श्रीलंका और भारत के जो जो महत्व है रेखांकित। पहली बात तो यह है कि आपका देखा गया कि श्रीलंका जो हमारा बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है कि हमारे जो निचले स्तर पर निवास कर रहा देश के रूप में, पड़ोसी देश के रूप में जाना जाता है। तो रणनीति क्या अपनाई भारत के द्वारा? आपका देखा जाता है कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है? जिसके अंतर्गत एक श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश था। उस पड़ोसी देश के साथ भी भारत अपने आप को विकसित करने का प्रयास या फिर विकास करने के लिए उसने अपने आप को प्रेरित किया ताकि हमारे रणनीति के अनुसार हमारे जितने भी पड़ोसी देश है ना उनके साथ हम अपना मिलकर विकास कर सके तथा अपनी वर्चस्व की स्थिति को आगे बढ़ा सके। इसीलिए रणनीति व्यवस्था को अपनाया गया। और रणनीति क्या थी भाई? अपने पड़ोसी देशों के साथ अपना विकास करके, अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने विकास करके और अपना ताकत बढ़ाना रणनीति के रूप में देखा गया। इसके अंतर्गत यहाँ पर श्रीलंका का भी यहाँ पे लिटिल बिट भारत के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी आपका देखा जाता है कि श्रीलंका एक मित्र के रूप में भारत देखा जाता है, कि भारत के एक मित्र के रूप में श्रीलंका देश माना जाता है। तो रणनीति यही थी कि भाई भारत इन देशों के साथ मिलकर अपना विकास कर सके और अपने विकास के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों को लेके आगे बढ़ सके। रणनीति के रूप में यही था। ठीक है? यानी कि पड़ोसी देशों को विकसित करना और तथा अपनी ताकत को आगे बढ़ाना या फिर विकसित करना। क्लियर है? अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर में। एक्ट ईस्ट नीति जो है आपका देखा जाता है कि ईस्ट जो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे देश है जो वेस्ट ईस्ट होता है ना, वेस्ट ईस्ट, तो इसमें आपके देखा जाता है एक्ट ईस्ट के जो देश है यानी कि भारत के जो ईस्ट में रहने वाले यानी कि बोल सकते हो कि ये आपका ईस्ट वेस्ट हो गया या फिर बोल सकते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पर आपका देखा जाता है कि ईस्ट की तरफ जो रहने वाले देश है ना उनके साथ भारत भी क्या है ना कि एक्ट नीति अपनाया कि अपने साथ साथ उन देशों का विकास कर सके, उन देशों के साथ हम अपने आप को विकसित कर सके, उन देशों के साथ अपना विकास के साथ साथ उन देशों को लेके आगे बढ़ सके। तो यही था एक्ट ईस्ट नीति, जिसके अंतर्गत हम अपने क्षेत्र के जितने भी ईस्ट देश थे, ईस्ट ईस्ट के क्षेत्र निवासी जो जितने भी देश हुए उन सभी देशों को आगे विकसित रूप में आगे बढ़ाना या फिर उनका विकास करना इसमें शामिल होता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन क्वेश्चन को स्किप करके तो हुए दूसरे क्वेश्चन को बताइए योगिता। क्या बोला? एक सेकंड, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या है? सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट।
ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि 18 है, ठीक है। तो ये आपका बोल सकते 19, सॉरी 19 है, हमने 18 क्वेश्चन को स्किप कर दिया। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पर चर्चा कीजिए। अब इसमें क्या है ना कि सीधी सीधी बात है, सॉफ्ट पावर ये सबको सब संधि विच्छेद के रूप में भी समझ सकते हो। यहाँ पे क्या है, डिप्लोमेसी, यानी कि सभी देशों का जो बोल सकते हो कि सॉफ्ट, यानी कि जो रवैया है, देखिए जैसे मान लो हम दूसरे के प्रति भाई सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट मतलब क्या है कि हम दूसरे के प्रति क्या है, मतलब प्यार की भावना रखने लगते हैं, दूसरे की बातों को मानने लगते हैं, दूसरे की भावना को कदर करने लगते हैं। जैसे कि मान लो कि हम छोटा सा बेबी होता है, उनके साथ पोलाइट बिहेव करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाला। तो वैसे ही है कि सॉफ्ट पावर पॉलिटिक डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि जो देश अपने आप का विकास कर रहे थे, उनके साथ हम सॉफ्ट तरीके से व्यवहार व्यवहार करके उनका विकास में बढ़ावा दे सकते हैं, उनके साथ आगे बढ़ सके, या फिर वो अपने आप को विकसित कर सके। इसलिए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया गया, जो कि पिछड़े जो देश थे, उन देशों का विकास स्तर इस सॉफ्ट पावर बोल सकते हो कि आपका देखने को मिला कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के माध्यम से उनका विकास निश्चित रूप में आगे हो पाया था। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी था, जिसके अंतर्गत जो अविकसित देश थे, उनका विकास इस पावर से बहुत बड़े पैमाने पे उनको उनकी भावनाओं का, उनकी इच्छाओं का, इनके अनुसार उनको आगे बढ़ने का यहाँ पर राइट्स दिया गया, फ्रीडम दिया गया, या फिर बोल सकते हो सभी देशों के साथ उसको सपोर्ट किया गया। ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी था। क्लियर हो गया? अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? आपका क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, नेबरहुड फास्ट पॉलिसी से आपका क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब ही पता चला भाई, पड़ोसी। पड़ोसी के बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, उनके साथ फास्ट है, यानी कि उन देशों के साथ फास्ट अपने आप को आगे करना। कहने का मतलब है उन देशों को साथ में लेकर फास्ट तरीके से अपने आप को डेवलप करना। जैसे बोल सकते हो कि हमारा नेबर है, पड़ोसी है, उन पड़ोसी देशों, पड़ोसी लोगों के साथ अपने आप का विकास करना, चाहे इकोनॉमिकल स्टेटस के रूप में, चाहे आगे बोल सकते हैं हेल्थ सेक्टर के रूप में, चाहे एजुकेटेड सेक्टर के रूप में, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रूप में, एनीथिंग एल्स, किसी भी सेक्टर के रूप में हम क्या, नेबरहुड, नेबरहुड फास्ट पॉलिसी, यानी कि जितने हमारे पड़ोसी देश है, उन सभी देशों के साथ मिलकर अपना विकास अत्यधिक मात्रा में जल्द से जल्द करना, वो आपका नेबरहुड फास्ट पॉलिसी था। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये है ना, कौन कौन से? ठीक है, और तो देखो वो क्वेश्चन, वो विदेश नीतियों के उद्देश्य की बात है, वही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, और यही क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लो। यही आपके बोल सकते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 21वीं सदी सदी वाला जो क्वेश्चन है, उसमें यही बताया जाएगा कि 21वीं सदी में आज भारत किस तरीके से अपना व्यापारिक, या फिर बोल सकते हो कि संबंध बना रहा है, किस तरीके से वो अपना विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है, उसकी चुनौतियां क्या है। ये सारी बातें हमने चुनौतियों के रूप में पाकिस्तान, अमेरिका और आपका देखा जाता है कि चीन देख लिया, तो वही चुनौतियां हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि कल के एग्जाम के लिए आपके वैल्यूएबल क्वेश्चन है। अगर इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, तो आपके 80 प्लस मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। और सेकंड ऑफ थिंक, इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में एक एक आंसर्स को मैंने, आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप लोग वहां पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑफ थिंक, जितने भी
आप एक सेकेंड, आप लोगों के जितने भी डाउट्स वगैरह हैं सब चीज आप लोग वहां से क्लियर कर सकते हो। आप लोग इन क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इन क्वेश्चन के साथ साथ आप उन्हें भी देख लोगे ना, तो आप लोगों को बुक उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो टॉपिक जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, वहां पे मैंने 20-20 मिनट लगा के सब चीज ए टू जेड विद एक्सप्लेनेशन विद सब हेडिंग्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके एवरीवन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।